हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं जो एजीटी, टीजीटी एवं पीजीटी, एलटी ग्रेड ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम की बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गेहूं की खेती प्रारंभ कब हुई थी? सर्वप्रथम गेहूं की खेती प्रारंभ कब हुई थी? ऑप्शन ए 4500 बीसी पूर्व, बी 2200 बीसी पूर्व, सी 8700 बीसी पूर्व, डी 7500 बीसी पूर्व। तो सर्वप्रथम गेहूं की खेती प्रारंभ कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 7500 बीसी पूर्व। डी उत्तर होगा इसका। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1801, बी 1901, सी 1981, डी 1999। तो प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन हुआ था, ये हुआ था 1901 में। बी ऑप्शन होगा इसका। उन्नीस सौ तैतालीस में धान की कौन सी व्याधि के कारण बंगाल अकाल पड़ा था? 1943 में कौन सी व्याधि के कारण बंगाल अकाल पड़ा? ए ब्लाइट, बी ब्लास्ट, सी भूरी पत्ती धब्बा, डी टुंगरू। तो 1943 में धान की कौन सी व्याधि थी जो बंगाल अकाल पड़ा था? तो ये पड़ा था भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण, जिसमें बाली सफेद हो जाती है। सी उत्तर होगा इसका। ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ? ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ए 1973, बी 1979, सी 1982, डी 1985। ट्राइसेम प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1979 को। बी ऑप्शन होगा इसका। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? ए 1998, बी 2000, सी 2006, डी 2009। तो राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम ये 2006 में शुरू हुआ था। सी उत्तर होगा इसका। मानसून शब्द किस भाषा का है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी अरबी, डी अंग्रेजी। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। सी उत्तर होगा इसका। भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल है। भारत में शुद्ध फसल बोया गया क्षेत्रफल है। ए 328, बी 306, 193, डी 141 मिलियन हेक्टेयर। भारत में शुद्ध फसल का बोया गया क्षेत्रफल है तो 141 मिलियन हेक्टेयर। डी ऑप्शन होगा इसका। राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत है। राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत है। ए 128 से 130, बी 135 से 140, सी 140 से 150%।
तो राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत है 128 से 130, बी 135 से 140%, सी 140 से 150%। तो राजस्थान में जो फसल सघनता प्रतिशत है वो 128 से 130% है। ये ऑप्शन होगा इसका। NBPGR कहाँ स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी कलकत्ता, डी लखनऊ। तो NBPGR ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। बेंगलुरु में आपका IIHR है, लखनऊ में आपका IISR और आपका हॉर्टिकल्चर सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्थित है। नई दिल्ली में आपका ICAR है और यहीं पर आपकी यूनिवर्सिटी इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। ए गेहूं व चावल का, बी फल व सब्जी उत्पादन में, सी रेशा व तिलहन उत्पादन में, डी उपरोक्त सभी में। तो भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है तो उपयुक्त सभी में, डी ऑप्शन होगा। भारत का प्रथम स्थान है ए दूध व मसाले उत्पादन में, बी सरसों व ग्वार उत्पादन में, सी फूल व गोभी पत्ती में, डी ए एंड सी दोनों सही हैं। तो भारत का प्रथम स्थान है दूध व मसाले उत्पादन में। भारत का प्रथम स्थान है दूध व मसाले उत्पादन में। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 मार्च को, बी 21 मार्च को, सी 30 मार्च को, डी 5 जून को। तो ये विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, बी ऑप्शन होगा इसका। किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया था? ऑप्शन ए 4 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 16 अक्टूबर, डी 16 जुलाई। तो किसान दिवस मनाया जाता है ये आपका 23 दिसंबर को, बी ऑप्शन होगा इसका। टिकाऊ खेती, टिकाऊ खेती को कहते हैं ए कार्बनिक खेती, बी प्राकृतिक खेती, डी पारिस्थितिकी खेती, डी उपरोक्त सभी। टिकाऊ खेती कहते हैं तो टिकाऊ खेती आपकी प्राकृतिक खेती भी है, पारिस्थितिकी खेती भी है, प्राकृतिक खेती है। तो आपको उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन होगा इसका सही। समान गति की वायु को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। समान गति की वायु को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। ए आइसोबार, बी आइसोटेक, सी आइसोहाइट, डी आइसोटोप। तो समान गति की वायु को जो मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं वो आइसोटेक कहलाती हैं, बी ऑप्शन होगा इसका। लाइसीमीटर यंत्र काम में आता है। लाइसीमीटर यंत्र काम में आता है ए वाष्पोत्सर्जन नुकसान मापने में, निच्छालन नुकसान पता लगाने, इसी दोनों सही है मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में।
तो लाइसीमीटर यंत्र काम में आता है। तो बाष्पसर्जन को नुकसान नापने में, तो उत्तर होगा ए और सी ऑप्शन होगा इसका, बाष्पसर्जन को नुकसान पहुंचाने में। वायुमंडल में लंबे समय के मौसम को सार को कहते हैं। वायुमंडल में लंबे समय के मौसम के सार को कहते हैं। ए बायोस्फीयर, बी एटमॉस्फेयर, सी जलवायु, डी लिथोस्फीयर। तो वायुमंडल में लंबे समय के मौसम को सार को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। सी ऑप्शन होगा इसका। सबसे शुद्ध बीज है, सबसे शुद्ध बीज कहलाते हैं। ए मूल केंद्रक बीज, बी आधार बीज, सी पंजीकृत, डी प्रमाणित। तो सबसे शुद्ध बीज कहलाते हैं मूल केंद्रक बीज। ए ऑप्शन। बीज अधिनियम कब बना? ए 1963, बी 1966, सी 1969, डी 1971। बीज अधिनियम एक्ट कब बना? बीज अधिनियम एक्ट कब बना? ये बना था 1966 में। 1969 में ये लागू हुआ। बीज अधिनियम जो एक्ट बना था वो 1966 में बना, 1969 में ये लागू हुआ था। ट्राइजोलियम परीक्षण ज्ञात किया जाता है। टेट्राजोलियम परीक्षण ज्ञात किया जाता है। ए अंकुरण ज्ञात करने के लिए, बी बीजों की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, डी जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो टेट्राजोलियम परीक्षण ज्ञात किया जाता है। उत्तर होगा जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए, सी उत्तर होगा इसका। टेट्राजोलियम परीक्षण ज्ञात किया जाता है तो ये जीवन क्षमता पता करने के लिए, सी उत्तर होगा इसका। बीजों को जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं तो ग्रेडेक्स परीक्षण से, बी इंडिगो कंबाइंड डाई से, सी टेट्राजोलियम परीक्षण से, डी उपरोक्त सभी। तो बीजों की जीवन क्षमता ज्ञात करते हैं ए ग्रेडेक्स परीक्षण से, बी इंडिगो कंबाइंड डाई से, सी टेट्राजोलियम परीक्षण से, डी उपरोक्त सभी। तो बीजों की जीवन क्षमता पता करते हैं तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन होगा इसका। बी भी सही है, ए भी सही है और सी भी सही है। बीजों का कम से कम वास्तविक मान होना चाहिए। बीजों का कम से कम वास्तविक मान होना चाहिए। ए 70%, बी 75, सी 80, डी 99। तो बीजों का कम से कम वास्तविक मान होना चाहिए तो 75% होना चाहिए। बी उत्तर इसका सही है। ये बीजों का कम से कम वास्तविक मान हो वो कम से कम 75% होना चाहिए। इससे कम अगर बीज का वास्तविक मान है तो बीज खराब होने का और जमाव में समस्या पैदा होती है। गेहूं के बीजों का परीक्षण भार है। ए 2 ग्राम, बी 21 ग्राम, सी 25 ग्राम, डी 40 ग्राम। गेहूं के बीजों का परीक्षण भार है तो जो 1000 दानों का वजन तोला जाता है तो गेहूं में जो 1000 दानों का वजन है वो 40 ग्राम है तो उत्तर होगा डी। गेहूं के बीजों का जो परीक्षण भार है वो 1000 दानों का वजन है 40 ग्राम तो उत्तर डी होगा इसका सही। बीज सूचांक कहलाता है। ए 1000 बीजों के भार को, बी
100 बीजों के भार को, सी 25 बीजों के भार को, डी 250 बीजे के भार को। तो बी सूचकांक कहलाता है आपका 100 बीजे के भार को। बी उत्तर होगा इसका। सीड इंडेक्स कहलाता है 100 बीजे के भार को कहलाता है। आलू की शुष्कता अवस्था तोड़ने हेतु छिड़काव करते हैं। ऑप्शन ए KNO3 का, बी H2SO4 का, सी HCl, डी थायूरिया का। आलू की जो शुष्कता अवस्था तोड़ने हेतु छिड़काव करते हैं तो किससे करते हैं? तो ये थायूरिया से करते हैं। डी ऑप्शन होगा इसका सही। आलू की जो शुष्कता अवस्था तोड़ने हेतु छिड़काव करते हैं थायूरिया का करते हैं। डी ऑप्शन। सीड प्लांट तकनीक आलू में अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीक आलू में अपनाते हैं। ए वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु, बी एफिड मुक्त पौधे हेतु, सी ए एंड बी दोनों सही है, डी सूत्रकृमि की रोकथाम हेतु। तो सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं। तो ये ए सी दो ए बी और दोनों सही है, सी ऑप्शन होगा इसका। सीड प्लांट तकनीक आलू में अपनाते हैं तो वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने हेतु, एफिड मुक्त पौधे हेतु। तो ए एंड बी दोनों सही होंगे। मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं। ए 3 मीटर, बी 50 मीटर, सी 20 मीटर, डी 400 मीटर। मूंगफली में आधार बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी रखते हैं तो ये 3 मीटर रखते हैं। ए ऑप्शन होगा इसका सही। बड़े पेड़ों की कतारों के बीच फसलें लेना कहलाता है। ए ले फार्मिंग, बी एले फार्मिंग, सी एग्यूमेंट फसलें, डी अवतरण फसलें। बड़े पेड़ों की कतारों के बीच फसलें लेना क्या कहलाता है? बड़े पेड़ों की कतारों के बीच फसलों को लेना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एले फार्मिंग। बी उत्तर होगा इसका। निम्न में से किच फसलें हैं? ए मूंग, बी उड़द, सी प्याज, डी उपरोक्त सभी। तो निम्न में से किच फसलें कौन सी हैं? तो किच फसलें आपकी मूंग भी है, उड़द भी है, प्याज भी है। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन होगा आपका सही। निम्न में से नकदी फसल का उदाहरण है? ए आलू, बी गन्ना, सी कपास, डी उपरोक्त सभी। तो आलू भी आपका नकदी फसल है, गन्ना भी आपका नकदी फसल है, कपास भी आपका नकदी फसल है। उत्तर होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है इसका। फांस फसलें हैं? ए जो कीटों व व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, बी जो कीटों व व्याधियों को अपनाने में दूर करती है, सी जो कीटों को नष्ट करती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फांस या ट्रैप फसलें क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन इसका ए होगा, जो कीटों व व्याधियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ट्रैप फसलें। एक खेत में एक निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना कहलाता है। ए मिश्रित शस्य, बी मिश्रित खेती, सी अंतरा शस्य, डी एकल शस्य।
तो एक खेत में निश्चित पंक्ति में मुख्य फसल के बीच दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतराशस्य। सी ऑप्शन होगा इसका। शुष्क खेती में बीज दर रखते हैं। ए सामान्य से 10% अधिक, बी सामान्य से 10% कम, सी सामान्य से 50% अधिक, डी सामान्य से 50% कम। तो शुष्क खेती में जो बीज दर रखते हैं, तो सामान्य से 10% से अधिक, ये उत्तर होगा इसका। जो शुष्क खेती में बीज दर सामान्य से 10% अधिक रखते हैं, तो उत्तर होगा शुष्क खेती में जो बीज दर रखते हैं वो 10% अधिक रखते हैं। 10% बीज अधिक रखते हैं, परंतु नमी कम रहने से अंकुरण प्रतिशत कम रहता है, जिससे प्रति हेक्टेयर कुल पौधों की संख्या सामान्य से भी कम रहती है। कहने का तात्पर्य ये है, शुष्क खेती में जब अपने बीज बिखेरते हैं तो उसमें अगर खेत में नमी कम होगी तो बीज का जमाव कम होगा। ठीक है। जल निकास की अधोसतह विधि है। जल निकास की अधोसतह विधि है। ए मोल्ड्रेन्स, बी रैंडम नालियाँ, सी समांतर नालियाँ, डी उपरोक्त सभी। जल निकास की अधोसतह विधि है तो ये आपका मोल्ड्रेन्स भी है, रैंडम नालियाँ भी हैं, समांतर नालियाँ भी हैं। तो उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन होगा इसका सही। जल निकास की अधोसतह विधि है वो मोल्ड्रेन्स, समांतर, रैंडम नाली सभी नालियाँ होती है, तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना कहलाता है। ए कीमिगेशन, बी हर्बिगेशन, सी फर्टिगेशन, डी उपरोक्त सभी। रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई के साथ देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फर्टिगेशन। सी उत्तर होगा इसका। उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता होती है। उत्तम बीज में आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? ए 90 से बी 95%, बी 95 से 99%, सी 99.5 से 99.9%, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तम बीज की जो आनुवंशिक शुद्धता होती है वो होती है 99.5% 99.5 से 99.9%। सी उत्तर होगा इसका। जो उत्तम बीज की आनुवंशिक शुद्धता या प्योरिटी बोलते हैं जिसे, तो 99.5 से 99.9% होती है। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल पड़ा था। ए 1743, बी 1845, सी 1866, डी 1943 में। आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण अकाल कब पड़ा था? तो ये पड़ा था 1845 में। बी उत्तर होगा इसका सही। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए अल्बर्ट मेयर, बी स्पेंसर हैच, सी महात्मा गांधी, डी एफ.एल. ब्रेन। तो 1948 में जो आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो ये किया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा। ए ऑप्शन होगा इसका। सन 1948 में जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वो किया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा। क्वेश्चन 39, राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं की शुरुआत हुई थी। ए 1950, बी 1952, सी 1953, डी 1960। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं की शुरुआत हुई थी तो ये हुई थी 1953 में।
राष्ट्रीय वित्त आयोग सेवाओं की शुरुआत हुई थी वो सन 1953 में हुई थी। सी ऑप्शन होगा इसका। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ था। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ था तो ये हुआ था ए 1969, बी 1970 से 71, सी 1971 से 72, डी 1973 से 74। तो सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ था तो ये हुआ था 1973 से 74। डी ऑप्शन होगा इसका सही। ये सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम शुरू हुआ 1973-74 सन में हुआ था स्टार्ट। इक्री सीट की स्थापना कहाँ हुई थी? इक्री सीट की स्थापना कहाँ हुई थी? ए बेंगलोर, बी नासा, सी दिल्ली, डी हैदराबाद। तो इक्री सीट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इक्री सीट की स्थापना ये हैदराबाद में हुई थी। हैदराबाद के अंदर ये अपनी आचार्य एन जी रंगा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की। दिल्ली में आपका ICAR है, IRI एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और अपने जितने भी ज़्यादा रिसर्च सेंटर भी आपका दिल्ली में है। आपका मौसम विज्ञान केंद्र भी आपका दिल्ली में है। बेंगलोर में आपका IIHR है। ट्रेनिंग एवं विजिट प्रणाली कब शुरू हुई थी? ए 1969, बी 1971, सी 1974, डी 1979। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो ये 1974 में शुरू हुई थी। सी उत्तर इसका। ट्रेनिंग एवं विजिट प्रणाली कब शुरू हुई? तो सन 1974 में शुरू हुई थी। देश में प्रथम KVK या कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ शुरू हुआ था? ए पौंडीचेरी, बी राजस्थान, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। तो देश में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था पौंडीचेरी में। ये उत्तर होगा इसका। नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ था? ए 12 जुलाई 1982, बी 1 जनवरी 1956, सी 30 मार्च 1979, डी 1 अप्रैल 1968। तो नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ था? नाबार्ड बैंक का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को गठन हुआ था। तो आज के अपने 44 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन अपन कल करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और तैयारी में लगे रहिए। 13 तारीख को जुलाई को अपना पेपर है और जुलाई में आपके PGT का पेपर है एग्रीकल्चर से। तो तैयारी को बेहतर कीजिए।